सो वेलकम यू ऑल अगेन। जैसा आप सब जानते हैं, मेरा नाम ऋषभ है। सो आज ये दूसरा सेकंड सेशन है हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पहले सेशन में हमने बहुत बेसिक जानकारी ली, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन सब के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट, राइट। उसके बाद आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके। सो हमने देखा था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फिनोमिनाज साथ साथ होते हैं, राइट। यानी कि यूजुअली क्या होता है, मतलब मोस्टली क्या होता है कि इलेक्ट जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फिनोमिना कुछ भी होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाएगी, राइट। ये हम समझेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन, ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती हैं, हम इन्हें पढ़ते अलग अलग है। हम इलेक्ट्रिक को सेपरेट पढ़ेंगे, हम मैग्नेटिक को सेपरेट पढ़ेंगे एंड देन इनको ऐड कर देंगे, राइट। खूब सारी चीजें या खूब बड़ा सा टॉपिक एक साथ पढ़ने की बजाय कॉम्प्लेक्स लगेगा ना, उसकी बजाय हम अलग अलग उसके पार्ट्स को अलग अलग पढ़ें और फिर उनको साथ में मर्ज करें तो ज़्यादा आसान रहता है। और यही हम करते हैं यहाँ पे। हम पहले पढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रिक फिनोमिनास के बारे में, बाद में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फिनोमिनास के बारे में, एंड देन इनको कंबाइन करके पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, राइट। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अकर करती हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो अच्छा, मैं अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात बताऊं, राइट, ये तो सुनी होगी ना आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो अभी हमें दिखती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम या जो भी स्पेक्ट्रम है, यूवी रेज, एक्स रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो सपोज दिस, या ये डायरेक्शन जो ऊपर का डायरेक्शन है, ये दिखाता है आपको, सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसके परपेंडिकुलर ये जो थंब का डायरेक्शन है, ये आपको दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इनके परपेंडिकुलर जो कि परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये, यानी कि ये आपकी तरफ आता हुआ डायरेक्शन या फिर पीछे मेरी तरफ आता हुआ डायरेक्शन, राइट। या तो ऐसे या ऐसे, राइट, या तो ऐसे या फिर ऐसे, इन दोनों में से कोई एक वो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ईएम वेव्स का। ओके। अगर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं तो सपोज करते हैं कि ये मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स है, राइट। और ये प्रोपोगेट कर रही है ऊपर नीचे, तो ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा सपोज ओरिजिन है। और ये मेरा मैग्नेटिक वेव्स है, ऐसे, राइट। ओके। बड़ा कॉम्बिनेशन डांस करना पड़ रहा है बिल्कुल। चलो, ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये आगे जाएगी, ये पीछे जाएगी, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। और ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर रहती हैं, तो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारी ईएम वेव रहती है। सपोज अगर ये हमारा ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यू मूव ऐसे करते हुए ऐसे मूव करेगा, या फिर पीछे की तरफ तो ऐसे मूव करेगा, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझा था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, मूवेबल या मूविंग होता है तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। कुछ चीजें हमने जाना था अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कुछ चीजें हमने मास के बारे में भी बात की थी, राइट। मास और चार्ज, इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिसिमिलैरिटीज होती हैं। क्या? पहला तो दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट। ये हमने पिछले सेशन में देख लिया था कि अगर कहीं पे कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका साफ साफ मतलब है कि वहां पे मास होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई मास एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या इसका मतलब है कि वहां पे चार्ज होगा? नहीं। पहला वाला तो सही, दूसरा वाला नहीं। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। दूसरा, ये इनके बीच में दो सिमिलर चीजों, लाइक फॉर एग्जांपल दो मासेस के बीच में कुछ फोर्सेस एक्ट करती हैं, ऐसे ही दो चार्जेस के बीच में भी कुछ फोर्सेस एक्ट करती हैं। अगर हम मासेस की बात करें
तो जो फोर्सेस होती हैं उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ेंगे या हमने पढ़ा हुआ है अपनी 11th ग्रेड में। तो अगर ये मास हमारा m1 है, ये m2 है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये इस डायरेक्शन में होती है, 1/2 एंड ऑन 2/1, राइट। और ये हमेशा ही कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है नेचर में, यानी ये अट्रैक्ट करती है। ओके, वहीं पे अगर हम चार्जेस की बात करेंगे तो दो चार्जेस के बीच में भी कुछ फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या होता है कि अगर हमारे दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं, सपोज क्यू ए और क्यू बी, तो इनके बीच में भी कुछ फोर्स लगती हैं जो डिपेंड करती हैं उनके चार्जेस पे। क्यू ए और क्यू बी के चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है कि फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर होगी या अवे फ्रॉम ईच अदर होगी। ओके, ये टोटली डिपेंड करती है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है, राइट। ये कुछ चीजें होती हैं। और राइट एक चीज और चलो इतना, अच्छा हाँ एक चीज और हम यहाँ पे जान लेते हैं, ज्यादा काम नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। जो हमारा चार्ज होता है ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन, या फिर कहें तो वेलोसिटी। यानी कि चार्ज को कितने भी तेज या कितना भी धीरे आप ले जाओ, मूव कराओ, चार्ज की प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं आएगा। ओके, जो चार्ज आपका रेस्ट पे जो प्रॉपर्टी दिखा रहा था वही चार्ज की या वही प्रॉपर्टी या वही वैल्यू मैं कहूँ, राइट, वैल्यू चार्ज की वही वैल्यू उसके मूव करने पे भी रहेगी। तो क्या ये ऐसा सेम मास में भी होता है या नहीं होता? मास में अलग होता है। मास में अगर ये एक चीज है, सो मास डिपेंड्स अपॉन मोशन या वेलोसिटी। जैसे एक एक फॉर्मूला है जो ज्यादा यूजफुल तो नहीं है अभी आपका, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होता है हमारा अंडर रूट। ओके, दोबारा लिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और इनके बारे में समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं m बराबर एम नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। फाइन। अब ये c क्या है यहाँ पे, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है भाई, 325 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी v, जो हम नॉर्मली हमारा चार्ज बॉडी या सॉरी जो हमारा मास मूव करेगा जिस वेलोसिटी से, ये है हमारा मास ऑफ मूविंग बॉडी। जो हमारी बॉडी मूव कर रही है ना वी वेलोसिटी से, उसका मास। और ये एम नॉट है हमारा रेस्ट मास, यानी कि वही मास जब हमारा स्टेशनरी था तो उसका जो मास, तो उसकी जो मास की वैल्यू थी वो है हमारा रेस्ट मास, राइट। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो आप, सी की वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो यूजुअली नॉर्मल कंडीशंस में हम ये चीज इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैकेनिक्स लगाया है, हम तो मास की वैल्यू सेम ही रखते हैं, हम तो मास की वैल्यू चेंज ही नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली हमारा जो बॉडी है, हमारी जो मास है, उसकी वेलोसिटी वेरी 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 लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो अगर मैं इस रेशियो को सॉल्व करूं वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, इजंट इट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, इसको यहाँ अप्रोक्सीमेट का साइन कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि m बराबर m, यानी कि मूविंग मास और रेस्ट मास जनरली सेम है,
अनलेस आपकी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेटिव हो जाए या कंपैरेबल हो जाए। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अभी ये हम पढ़ेंगे जब हम रिलेटिव मोशन, जब हम सॉरी रिलेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए इसको यहीं तक सीमित रखते हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में फटाफट मूव करते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। लो स्पेलिंग पहले ही गलत हो गई। ओके कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या? जी आ जाओ, ये बड़ा बढ़ गया। ओके ओके, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, राइट, कूलम्स लॉ। कूलम लॉ एक लॉ है। लॉ मतलब एक नियम है। नियम का मतलब क्या होता है? नियम को प्रूफ की जरूरत होती है? नहीं होती सर। नो प्रूफ रिक्वायर्ड, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती। इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसके ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं और उसके बाद ये रिजल्ट दिए जाते हैं कि यहाँ पे भी ये हो रहा है, वहां पे भी ये हो रहा है, लगभग 100 जगह पे ये हो रहा है, 100 में से लगभग 99 जगहों पे ये हो रहा है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस भी होते हैं। नो लाइक डेफिनेटली एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो 99 जगह पे अगर ये हो रहा है 100 में से, तो हम एक ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि कुछ इस तरह का लॉ रहा होगा कुछ। चलो एक एक सिनेरियो लेते हैं, एक एपरेटस लेते हैं। इसमें हमारा ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। इस चार्ज को मैंने होल्ड करा हुआ है, पकड़ा हुआ है। इस चार्ज को भी मैंने होल्ड करा हुआ है, पकड़ा हुआ है। ये कोई मशीन है मेरी, उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका मीटर लगा हुआ है जो फोर्स की रीडिंग बताएगा। चलो थोड़ा पेन को रंग बदलते हैं ना, रंग बदल के थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ पे देखो ये चार्ज था, इसकी वैल्यू थी यहाँ पे नाम क्यू ए चार्ज था, और यहाँ पे क्यू बी चार्ज था। इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? वो आर। अब देखो एक चीज समझ में आ रही है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज इन पे फोर्स लगेगी, क्योंकि एक चार्ज अपने आसपास दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये हमने जान लिया। इन पे फोर्स तो लगेगी। अब ये फोर्स कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा नेचर पे। एक केस ले लेते हैं कि दीज आर अनलाइक चार्जेस, एक जस्ट अ केस, ओके, टू अंडरस्टैंड। अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स जो होगी वो टुवर्ड्स ईच अदर होगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। यहाँ पे लगेगी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और यहाँ पे लगेगी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, राइट, वेक्टर्स होंगे। और देखो अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईच अदर, राइट, टुवर्ड्स ईच अदर है। ओके, एक चीज और बताओ, जब मैंने इस चार्ज को पकड़ा हुआ है लेकिन दूसरा चार्ज इसको अपनी तरफ इधर को खींच रहा है, तो डेफिनेटली मुझे पकड़ के रखने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इसको, इस आर्म को। तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। अब वो कौन लगाएगा? वो ये आर्म लगाएगा, राइट, एफ एक्सटर्नल वन, या कहते हैं ऑन बी। और यहाँ पे भी कुछ लगेगी एफ एक्सटर्नल, जो होगी एफ एक्सटर्नल ऑन ए, राइट। ये जो है यहाँ पे हमें पता लगता है ये रीडिंग कि एफ एक्सटर्नल जो ए था वो एफ एक्सटर्नल बी था, यानी एक्सटर्नल जो फोर्सेस की वैल्यू है ना वो सेम है। इसका मतलब ये भी हो गया कि अभी देखो, ये आपको कितनी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली इस एफ ए बी के बराबर होगी, इजंट इट? क्योंकि जितनी फोर्स से वो चार्ज को खींच रहा है अपनी तरफ, उतनी ही फोर्स आपको उसको रोक के लगाने के लिए, रखने के लिए लगानी पड़ेगी ना। तो यहाँ से एक चीज तो हमें समझ में आई कि एफ एक्सटर्नल बी इज इक्वल टू एफ बी ए। इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करें अगर, सपोज, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही एफ एक्सटर्नल ऑन ए इज इक्वल टू एफ ए बी, इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आई, एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी, मतलब इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे। जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे भी लगाएगा।
अच्छा, एक टेबल बनाते हैं जिससे हम थोड़ी ऑब्जर्वेशंस कर पाएँ। तो टेबल में यहाँ पे हम चार्ज ऑफ ए, चार्ज ऑफ बी और उनके बीच की डिस्टेंस और उनके बीच की फोर्स, इन चार कुछ फैक्टर्स हैं, चार पैरामीटर्स, इनको वैरी कर करके इनके बारे में जानेंगे और हमारी फोर्स कैसे वैरी कर रही है ये ऑब्जर्व करें। पहले केस में क्यू ए की वैल्यू हमने सपोज क्यू ले ली, दूसरे केस में भी क्यू ले ली, मतलब दोनों चार्जेस को सेम रखा, इक्वल रखा और उनके बीच की डिस्टेंस है वो आर ले ली। फोर्स हमारी एफ आई, फोर्स हमारी एफ आई, ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस हम क्या करते हैं, जो चार्ज है पहली बॉडी पे ए वाली पे उसको हम डबल कर लेते हैं, दूसरे वाले पे सेम रखते हैं, डिस्टेंस सेम रखते हैं, फोर्स की वैल्यू हमारी डबल हो जाती है। और यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो हमारी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ए है। ये हमें पहला रिजल्ट यहाँ से समझ में आता है। देखो, आपने चार्ज डबल किया, क्यू ए आपने डबल किया तो आपकी फोर्स डबल हो गई। इसका मतलब साफ साफ है, जितने फैक्टर से आप क्यू ए को बढ़ाएंगे उतने ही फैक्टर से आपकी एफ बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, नेक्स्ट केस पे आओ भाई। तीसरा केस, आप चार्ज क्यू क्यू रखो, क्यू बी भी आप उसको भी डबल कर दो, क्यू बी को भी आप डबल कर दो और डिस्टेंस आप सेम रखो, तो आपकी फोर्स की वैल्यू, अब आपने देखा जैसे ही आपने क्यू बी को बढ़ाया या जिस फैक्टर से बढ़ाया उसी फैक्टर से आपकी नई फोर्स भी बदल गई, आपकी फोर्स भी चेंज हो गई। आपने डबल किया क्यू बी को, आपकी फोर्स भी डबल हो गई। यहां से भी सेम चीज हमें निकला, या सेम कंक्लूजन, क्यू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी। ओके, एक चीज और बची जो कि है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे भी इसको वेरी भी करके देख लेते हैं। चार्ज आपने टू क्यू रखा, यहाँ भी चार्ज आपने टू क्यू रखा, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है इसको आपने आधा कर दिया। अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस आपने इसको आधा कर दिया तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा फोर्स की वैल्यू 8F हो गई। अरे, हम्म, अब 8F हो गई तो कैसे हो सकती है? सोचो, आप एक पैरामीटर को हाफ कर रहे हो और फोर्स आपकी डबल हो जा रही है, ये कैसे पॉसिबल है? ओके, ये कैसे पॉसिबल है? आई एम सॉरी, यहाँ पे ये 8 नहीं होगा। अरे पेन, आ जाओ भाई। हाँ, यहाँ पे ये होगा आपका 16 है। ओहो, 16 हो गया। ये इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है। इन सभी चीजों को आप कंबाइन करो तो यहां से हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल टू क्यू ए क्यू बी बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी भगाओ तो यहाँ पे हमसे एक कांस्टेंट आ जाता है और क्यू ए क्यू बी बाय आर स्क्वायर, यही हमारा होता है कूलम्स लॉ, राइट। हम इसके बारे में वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे, अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे, बट अभी हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं इसकी। ओके सर, नाउ अब कुछ चीजें, कुछ टर्म्स देखते हैं। यहाँ पे ये जो k है, k क्या है या k की वैल्यू क्या है, ये हम यहाँ पे समझते हैं, राइट। और ओवर हियर, ओके, so k की वैल्यू होती है 9, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होती है हमारी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और अच्छा, एक चीज और हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है इन टोटल, जिसकी वैल्यू ये है। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। और यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, ये होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर
-12 और यूनिट क्या रहेगा? यूनिट जस्ट उल्टा हो जाएगा, कूलाम पर न्यूटन वीकेस्ट, राइट? यूनिट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमने जानी। ओके, अब ये तो हो गया कुछ कूलाम्स लॉ के बारे में। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप के की वैल्यू अगर ऐसे में लगाना चाहते हो आप ऐसे लगा सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो, नॉर्मली यही फॉर्मूला यही लगाया जाता है, यानी कि इसकी फॉर्मूला लिखा जाता है एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी या क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, नॉर्मली, राइट? लेकिन क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू सेम रहने वाली है यूजुअली, क्योंकि हम फ्री स्पेस में ही बात करेंगे, 4 पाई भी कांस्टेंट अब सेम ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू हर बार सेम रहेगी, हर बार सॉल्व करेंगे सेम चीज आएगी, तो बार बार चीजें कैलकुलेट करके लगाने के बजाय हमने एक सिंगल वैल्यू यूज करी, जो कि है 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फाइन। अच्छा, अब एक कुछ चीज इसके बारे में समझते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया ना, सब कहाँ है पेन हमारे? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया मेरा, यानी कूलम्ब लॉ से जो मैंने कैलकुलेट किया, इसके बारे में समझते हैं। भैया इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया इक्वेशन 1 से। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स वुड बी व्हाट? देखो, डायरेक्शन के हम दो टर्म्स या दो पैरामीटर्स या दो एस्पेक्ट्स ले सकते हैं। पहला, क्या ये टूवर्ड्स ईच अदर लाइक अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है? दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, कि अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, राइट? अट्रैक्टिव हो सकती है अगर लाइक अनलाइक चार्जेस हैं, और रिपल्सिव हो सकती है अगर लाइक चार्जेस है। सेकेंड चीज ये है कि ये जो फोर्सेस होती हैं, ये ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इसका मतलब जैसे आप ऊपर भी देखो, ये अगर चार्ज ए है, ये अगर चार्ज बी है, तो जो फोर्स होगी वो हमेशा इस लाइन के अलाउंग होगी। या तो अगर सपोज कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है तो ऐसे होगी, अगर सपोज कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स ना होके रिपल्सिव फोर्स है, तो तो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, उसको दूर ले जाएगी, लेकिन होगी हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ओके, राइट? सो ये होता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, थर्ड पॉइंट, क्विकली, फटाफट, फिर आगे की चीजें नेक्स्ट सेशन, कि क्या ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये डिपेंड करती है मीडियम पे? यस। सो दिस फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम in which charges are kept। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे समझी। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में अबाउट कूलम्स लॉ, और ये बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने आगे के। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, एंड I hope you like this session. If you like it, please like and subscribe and share, of course. Thank you so much and have a great day.